कि किसी बच्चे के माता पिता को पता चले कि इस मिड डे मील स्कीम में जो खाना बना जा रहा है वो किसी दलित के हाथ का खाना बना हुआ है और वो उनके बच्चों को ये खाना खाने से मना कर दे। समाज में छुआछूत तो आज भी मौजूद है। किसी एक व्यक्ति को उसका नाम जानकर उसे रहने के लिए जगह नहीं दी जाती। आपका क्लास आपको मिलने वाली सुख सुविधाएं तय करता है, तो आपकी जाति आपको समाज में मिलने वाले दर्जे को तय करती है। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आरक्षण पर बात की। उस वीडियो में हमने आरक्षण क्यों लागू किया इस चीज को जानने की कोशिश की। मगर आज भी अभी भी कई सारे लोगों को आरक्षण एक गरीबी निर्मूलन का ही कार्यक्रम लगता है। मैं आज की इस वीडियो में आपको अन्य कई सारे उदाहरण देके आरक्षण कैसे गरीबी निर्मूलन का कार्यक्रम ना होके वो समाज के पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया एक प्रयास है, इस बात को न्याय देने की कोशिश करूंगा। मैं हूं शुभम। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, हमें अगर आरक्षण को सच में समझना है तो हमें सबसे पहले क्लास और कास्ट, इन दो चीजों में अंतर समझना पड़ेगा। क्लास यानी आपका वर्ग और दूसरी ओर कास्ट यानी आपकी जाति। आपकी जाति आपके जन्म से तय होती है, ये हमने पिछले वीडियो में बात बताई थी। ऐसा नहीं होता कि आपकी जाति और आपके पिता की जाति विपरीत हो, वो एक ही होती है। और दूसरी ओर जो आपका क्लास है, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, वो बदलती रहती है। आप अगर परिश्रम करें तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। आपका क्लास आपको मिलने वाली सुख सुविधाएं तय करता है, तो आपकी जाति आपको समाज में मिलने वाले दर्जे को तय करती है। क्या आपने कभी सुना है कि अगर किसी पिछड़े जाति की आर्थिक स्थिति सुधर जाए तो उसकी सामाजिक स्थिति भी सुधर जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी जाति निश्चित होती है, वो स्थायी होती है, और दूसरी ओर जो आपका क्लास है वो बदलते रहता है। देखिए, समाज में मिलने वाले इस असमान दर्जे को ही तो हमें आरक्षण के द्वारा समान करने का है। समाज में छुआछूत तो आज भी मौजूद है, बस उसके रूप बदल गए। अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि कितने बार ऐसा होता है कि किसी एक व्यक्ति को उसका नाम जानकर उसे रहने के लिए जगह नहीं दी जाती। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति सक्षम होती है, मगर फिर भी उसे रेंट पर जगह नहीं दी जाती। यह आपके नजर से छुआछूत नहीं तो क्या है? कितने बार ऐसा होता है कि एक इलाके में बहुत सारे समुदाय मिल के रहते हैं, मगर फिर भी वो एक दूसरे के त्योहार में जल्दी शामिल नहीं होते, और अगर शामिल भी हो जाए तो एक दूसरे के इधर का खाना खाने से वो कतराते हैं। आप सभी को मिड डे मील स्कीम के बारे में तो पता होगा। ये एक सरकारी स्कीम है। कैसा होगा कि अगर मैं आपको बता दूं कि किसी बच्चे के माता पिता को पता चले कि इस मिड डे मील स्कीम में जो खाना बना जा रहा है वो किसी दलित के हाथ का खाना बना हुआ है, और वो उनके बच्चों को ये खाना खाने से मना कर दे, तो आपके नज़र से ये एक छुआछूत है कि नहीं? अगर किसी दलित बच्चे को स्कूल टाइम में, खाना खाने के टाइम में अलग बिठाया जाए तो आपके नज़र में ये एक छुआछूत है या नहीं? ऐसी कई सारी घटनाएं घटी होगी जिनमें से कुछ ही सामने आई। आज भारत देश को स्वतंत्र होकर 77 साल हो गए, फिर भी समाज में अगर ऐसी सोच मौजूद है तो जरा सोच के देखिए, उस समय जब धर्म सत्ता समाज पर पूरी तरह से हावी होगी, उस समय समाज के उन पिछड़े वर्गों का किस प्रकार से शोषण हुआ होगा। इसलिए मुझे आरक्षण न केवल समाज के उन पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास लगता है, बल्कि आरक्षण उन सो कॉल्ड उच्च जातीय लोगों में समानता की भावना पैदा करने का भी प्रयास है, ऐसा मेरा मानना है। आरक्षण का मतलब बदलाव बिल्कुल भी नहीं है, और ये बात ध्यान में रखनी है। बहुत सारे लोगों को आरक्षण का मतलब बदला ही लगता है। उन्हें लगता है कि एक समाज का हजारों सालों से उत्पीड़न हुआ तो उसका बदला उनके अधिकार सीमित करके आरक्षण के द्वारा लिया जा रहा है, मगर इसका मतलब ऐसा नहीं है। हमारा संविधान आरक्षण समाज के उन उत्पीड़ित लोगों को देकर उन्हें समान संधि और समान अवसर प्राप्त करके देना चाहता है। यह आरक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, ना कि बदला। और वो कैसे देता है, आइए समझते हैं उन संवैधानिक प्रावधानों को। दरअसल हमारे संविधान का आर्टिकल 15 क्लॉज 3 राज्य को स्त्री और बच्चों के प्रति विशेष प्रावधान बनाने की ताकत देता है। ये विशेष प्रावधान कौन से है? जैसे कि स्त्री को पेड मैटरनिटी लीव हो गई, या फिर वर्क प्लेस में उसको मिलने वाली समानता हो गई। इसी तरह इस आर्टिकल के क्लॉज 4 में राज्य को शक्ति मिलती है कि वो समाज के जो पिछड़े वर्ग है, जो सामाजिक रीति से और शैक्षणिक रीति से पिछड़े वर्ग है, उनके प्रति, उनके बेटरमेंट के लिए, यानी उनके सकारात्मक सुधार के लिए
कुछ प्रावधान बना सके। और वो प्रावधानों का जिक्र आर्टिकल 15 मतलब यही आर्टिकल और क्लॉज 5 में किया गया। जैसे कि जो वर्ग सामाजिक रीति से पिछड़ गए और जो शिक्षा से वंचित रहे, उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो एडेड हो या चाहे अनएडेड हो, उनमें एडमिशन के लिए कुछ जगह आरक्षित करता है। इसी तरह इसी आर्टिकल का क्लॉज 6 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए भी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात ये क्लॉज करता है। और ये बात ध्यान में रखनी है कि उस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी में सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग माने जाते हैं, इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को माना नहीं जाता। इसी तरह से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 16 में किए गए, बस वो प्रावधान नौकरी से संबंधित है। अब बात करते हैं ओबीसी आरक्षण की। हम सबको पता है कि एससी कैटेगरी को 15% आरक्षण मिलता है, तो एसटी कैटेगरी को 7.5% आरक्षण मिलता है और ओबीसी कैटेगरी को 27% आरक्षण मिलता है। मगर ये 27% आरक्षण मिलने के पीछे एक अलग स्टोरी है। दरअसल 1953 में ओबीसी को आरक्षण देने का प्रथम प्रयास खलीलकर आयोग ने किया था, पर आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गई। 1979 में मोरारजी देसाई के सरकार ने ओबीसी को आरक्षण देने के लिए मंडल आयोग गठित किया। साल 1931 के जातीय जनगणना के आंकड़ों का सहारा लेकर उनके सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का सर्वेक्षण किया गया। इसमें जाति की सामाजिक स्थिति, पेशा, शिक्षा स्तर, महिलाओं की स्थिति, इन जैसे चीजों का सर्वेक्षण किया गया था और अंत में ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थाओं में 27% आरक्षण देने की बात की गई थी। इस रिपोर्ट को 1980 में पेश किया गया था, मगर इसे अगले 10 साल तक लागू नहीं किया गया। इसके पीछे उस वक्त के नेताओं ने बहुत सारे लागू न करने के कारण भी बताए, मगर 1990 में वीपी सिंह के जनता दल सरकार ने इसे लागू कर दिया। देश भर में इसके खिलाफ दंगे भड़क गए, खास करके यूनिवर्सिटीज में सवर्णों के बीच। तब इंदिरा साहनी, एक पत्रकार, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। यह अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करता है, ऐसा कहा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को संवैधानिक ठहरा दिया और साथ ही में सही व्यक्तियों तक आरक्षण का लाभ पहुंचे, इसलिए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की अवधारणा 1992 में दी। यानी जिनकी आय 8 लाख के ऊपर है, उन्हें ओबीसी में क्रीमी लेयर में माना जाएगा और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और जिनकी आय 8 लाख से कम है, ऐसे ओबीसी को नॉन क्रीमी लेयर में माना जाएगा और उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। ये सब इंदिरा साहनी केस के नतीजे निकले। तो मैंने आपके सामने वो सारे जरूरी पक्ष रख दिए। किस समुदाय को कितना आरक्षण मिलता है ये भी बता दिया। अब मैं ये आपके विवेक बुद्धि पर छोड़ता हूँ कि आपको आरक्षण के प्रति क्या लगता है। मैं आशा करता हूँ कि इस विषय को न्याय देने में मैं सक्षम रहा। गुजरते दिन के साथ आप देख रहे हैं मिसिंग लिंक्स। मेरा नाम है शुभम, आपसे विदा लेता हूँ।